हेलो बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। आप बच्चों की हाई डिमांड पर आज हम एक और बहुत ही अमेजिंग और शानदार सफर पर साथ चलेंगे। बस हमेशा की तरह सफर शुरू करने से पहले हर वीडियो लेक्चर की तरह स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, कजिन से भी शेयर जरूर करें बच्चों, ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यस सर, चलो समझते हैं। ओके सर। देखो बच्चों, इन पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देख करके बारी बारी आपको बताना है। हर पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? सर, पिक्चर 1 में मुझे एक गरीब कपल दिख रहे हैं जो बहुत उदास हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो गांव में अपने बुजुर्ग माँ बाप की मदद कर सकें। सर, मुझे एक 2 बच्चों की वरीड माँ दिख रही हैं जिनके हस्बैंड का खाना मिस हो गया, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक हेल्प टाइम पर नहीं आई और उनके हस्बैंड को टाइम से निकल जाना पड़ा, एज वो अपनी ड्यूटी के लिए लेट भी नहीं हो सकते थे। सर, मुझे 2 मजदूर लेबर के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो भारी भारी बोरियां उठा और रख रहे हैं। सर, मुझे एक गरीब मेड दिखाई दे रही हैं जो टाइम पर ड्यूटी नहीं पहुंच पाई। सर, मुझे एक चाय का डिलीवरी बॉय दिखाई दे रहा है जो शायद एक टीनेजर होगा। सर, मुझे एक छोटी सी चाय की दुकान भी दिखाई दे रही है। सर, पिक्चर 2 में मुझे एक गरीब किसान का जोड़ा दिखाई दे रहा है, एक गरीब किसान कपल दिखाई दे रहा है जिसमें उनके हस्बैंड पति बहुत उदास लग रहे हैं, सोचते हुए कि क्या कभी भी वो अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद पाएंगे। सर, मुझे एक गरीब परिवार दिखाई दे रहा है, 3 लोग सर पर लकड़ियां उठाए हुए हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम सबने सही देखा। अब आप ये बताओ, इन सारी पिक्चर्स को देखकर आपको कैसा फील हो रहा है? What do you feel? सर, मुझे बहुत सैड महसूस हो रहा है। सर, इट्स रियली ट्रैजिक, दिल दुखता है इनके लिए। सर, मुझे उन पर पिटी फील हो रही है। सर, मुझे लगता है ये सब लैंडलेसनेस और पॉवर्टी की वजह से हो रहा है। सर, मुझे उनकी हेल्पलेसनेस देखकर बहुत बुरा लग रहा है। सर, शायद इनकी फैमिलीज बहुत बड़ी होंगी जिसमें अर्निंग मेंबर्स कम और नॉन अर्निंग मेंबर्स ज्यादा, इसीलिए इनकी ये सिचुएशन है। सर, लाइफ इनके लिए फुल ऑफ चैलेंजेस है। सर, मुझे दिल से हर्टेड फील हुआ, इट्स सो बैड। सर, लगता है ये सब अनएम्प्लॉयमेंट और सिस्टम फेलियर का ही रिजल्ट है। सर, इट्स रियली पेनफुल टू सी हाउ दे सफर एवरी डे। सर, मुझे लगता है उनका पुअर लिटरेसी लेवल भी एक बड़ी वजह है गरीबी की। बहुत खूब बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिए, बहुत दिल से महसूस करते हुए, बहुत बढ़िया। बच्चों, ये पिक्चर्स सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन लोगों की जिंदगी का सच है जो रोज गरीबी और संघर्ष के साथ जीते हैं। सर, इसका मतलब पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि एक पूरा चैलेंज है जीने के तरीके में। वेरी ट्रू बेटा। और ये दोनों पिक्चर्स हमें यही दिखाने के लिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर यूज की है, टू लेट अस नो कि गरीबी के कितने सारे रूप होते हैं, शहरी जिंदगी मतलब कि अर्बन लाइफ में भी,
और गांव की मतलब कि रूरल लाइफ में भी। वेरी ट्रू सर। समझ गई सर। बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जरूर सर। सबसे पहले मैं आपको वीडियो फॉर्मेट से इंट्रोड्यूस कर दूं। राइट साइड में जो टेक्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रही है वो आपके चैप्टर की पीडीएफ है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेरे नोट्स दिखाई देंगे इन ब्लू एंड ऑरेंज कलर। ये मेरी सारी वीडियोस में दिखते हैं बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक वाइज होते हैं और मेनली इन्हें मैं इसलिए एक्सक्लूसिवली ऐड करता हूं ताकि आपको बुक ओपन करने की जरूरत ही ना पड़े। माई वीडियोज एक्सप्लेन द चैप्टर्स पेज बाई पेज टू यू। तो अगर स्क्रीन थोड़ी सी भरी हुई दिखे, क्लटर्ड लगे तो परेशान नहीं होना है, as half screen is of your chapters PDF only to correlate and understand easily and quickly। थोड़ी देर में आपको इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप समझ आ जाएगी। रेस्ट मेरे नोट्स जो स्क्रीन पर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ PDF भी मिल जाएंगे along with many other resource materials। So डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना नहीं भूलना है बच्चों। Everything there is free। अब बच्चों चैप्टर को शुरू करते हैं। पेट की आग बुझती नहीं, सपने रह जाते हैं अधूरे, गरीबी वो रात है जिसमें उजाले भी लगते तकलीफ देते हुए छूरे। सर वाह, जो दर्द हमने अभी महसूस किया कितने अच्छे अंदाज में आपने यहाँ बयां कर दिया। सर मेरा दर्द और भी बढ़ गया। अरे भाई कंट्रोल रखना, कहीं बेहोश ना हो जाओ। बच्चों ये दर्द आपको सिर्फ तकलीफ महसूस करने के लिए नहीं फील कराया जा रहा, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, सो दैट आप तरीके समझ सकें और सोच सकें कि कैसे हम सब मिलकर इस तकलीफ को इन लोगों के लिए हल कर सकते हैं। तो दर्द महसूस कर हिम्मत रखनी है और सोच मजबूत बच्चों। समझ गया सर? आई एम गुड नाउ। सुपर कूल। अब स्क्रीन पर बच्चों पहला सवाल आपके लिए। ये सेक्शन एक्चुअली है किस बारे में? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर ये सेक्शन बताता है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक चैलेंज है। वाह क्या बात है बेटा, एकदम सही। बच्चों एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। बस 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 ओके। तो बच्चों ये चैप्टर हमें दिखाता है गरीबी को सोशल साइंस वाले कैसे देखते हैं। इंडिया और दुनिया में पॉवर्टी के ट्रेंड्स क्या रहे, क्या कारण है पॉवर्टी के, और सरकार ने इससे लड़ने के लिए क्या क्या एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों, चैप्टर के एंड में हम एक नए कॉन्सेप्ट तक भी पहुंचते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी, जहां बात सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं, बल्कि इज्जत, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचती है। अब व्हाई इज पॉवर्टी सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी? क्या हमें पॉवर्टी पढ़नी चाहिए और क्यों? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर क्योंकि गरीबी समाज के हर कोने को अफेक्ट करती है। इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ सब पर असर पड़ता है। एग्जैक्टली बेटा, गरीबी के साथ कभी भी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। सोचो अगर किसी कंट्री में 1 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं पर 50 लाख लोग भूखे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि देश डेवलप्ड है? नहीं सर। राइट। पॉवर्टी को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम सही पॉलिसीज बना सकें, जैसे गवर्नमेंट ने बनाई है रोजगार योजना, मनरेगा और पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी कई योजनाएं। गरीबी सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, एक ह्यूमन प्रॉब्लम भी है। अब बताओ इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे? सर हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन के बारे में, कैसे मेजर होती है गरीबी। बहुत बढ़िया। सर हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में गरीबी का ट्रेंड कैसे बदला है। वेरी गुड। सर मुझे लगता है हम इसके कारण और सरकारी स्कीम्स भी पढ़ेंगे। वाह बेटा, तुम सबने तो चैप्टर का एक रूप ऑलरेडी देख रखा है। हाँ सर, हमने एक रीडिंग कर रखी है
और आपके सेशन के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि तभी तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ पाएंगे और हमें और ज्यादा मजा आएगा। यस सर, सच में बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो ये चैप्टर एक जर्नी है, मीनिंग और मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी से लेकर कॉजेस और कंसिक्वेंसेस तक, और फिर गवर्नमेंट के एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स तक, और फाइनली हम समझेंगे कि पॉवर्टी सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी से भी जुड़ी है, क्योंकि एक आदमी अमीर तब होता है बच्चों जब वो खुश हो, सेहतमंद हो और अपने सपने जी सके। और हम गरीबी को नंबर्स और टेबल्स में सिर्फ नहीं बल्कि रियल जिंदगी के एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मतलब सर, क्या ऐसा कह सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा चाहिए एक खुशनुमा जीने का मौका। गरीबी से जीतना है तो बदलना होगा सोचने का तरीका। बहुत खूब बेटा। बच्चों, अगेन अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय। थैंक यू ऑल, थैंक यू। बच्चों, यहाँ पर इस टॉपिक को सिर्फ समझना नहीं बल्कि महसूस भी करना बहुत जरूरी है। पॉवर्टी। सर, पॉवर्टी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? डेली लाइफ में हम इसे कैसे समझेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। पॉवर्टी मतलब वो स्थिति जब लोग अपनी बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई पूरा नहीं कर पाते, यानी कि जब जिंदगी की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़े, वही है गरीबी। सोचो, एक मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है पर फिर भी बच्चों के लिए दूध नहीं ला पाता। दैट्स द पॉवर्टी इन रियल लाइफ। सो सैड सर। समझ गई। सर, कौन लोग ज्यादा गरीब होते हैं? देखो बेटा, गरीबी हर जगह है। गांव में बिना जमीन के मजदूर जिनके पास खेती का जरिया नहीं होता, शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे दिन भर काम करने वाले, या चाइल्ड लेबरर्स को ढाबे और दुकानों पे काम करते हुए जिन्हें हम देखते हैं वो लोग, और कुछ लोग जो सड़कों पर बिना छत के जीते हैं, उनके बच्चे फटे कपड़ों में हमें दिखाई देते हैं। ये सभी गरीबी के जीते जागते उदाहरण हैं बच्चों। सर, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा गरीबी होती है? बिल्कुल बेटा, गांव में जमीन ना होना, कम आमदनी और बेरोजगारी की वजह से, शहरों में स्लम एरियाज में जहां लोग छोटी झोपड़ी में रहकर डेली वेज पे डिपेंड करते हैं, रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स सब अपनी रोजी की लड़ाई लड़ते हैं। सर, ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में? बहुत ज्यादा बेटा। 2011 to 12 के डेटा के हिसाब से हर चौथा इंडियन गरीब है। सोचो, 270 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे थे। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पुअर लोग इंडिया में ही हैं। ये सिर्फ एक डेटा नहीं, एक दर्द का दर्पण मतलब मिरर है, आईना है। सर, ये डेटा हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये बताता है कि गरीबी सिर्फ एक व्यक्ति की दिक्कत नहीं बल्कि पूरे देश की चुनौती है। जब देश प्रोग्रेस करता है बच्चों, तभी अगर लोग पीछे रह जाएं तो ग्रोथ अधूरी रह जाती है। और क्लास 9th के बच्चे जो कि आप, जो ऑलरेडी इतने स्मार्ट हैं, सेंटिमेंटल हैं और समझदार हैं, जो इतने मेच्योर हैं कि अगर ये टॉपिक समझ लें तो देश को बदलने की रफ्तार आपकी अभी से स्टार्ट किए हुए कंट्रीब्यूशन से काफी बेहतर हो सकती है, काफी कंट्रीब्यूटिंग हो सकती है, देश अभी से बदलने लग सकता है। इसलिए बच्चों, वाह सर, थैंक यू। यस सर, आई विल कंट्रीब्यूट बाय हेल्पिंग मेनी, सेविंग फूड, केयरिंग अदर्स एंड लोअर डाउन पॉवर्टी। शाबाश बेटा। सर, ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? इंडिपेंडेंस के बाद से ही बेटा। गरीबी हमारे देश के विकास में एक बड़ी रुकावट रही है और आज भी नए मॉल्स और हाईवेज के बीच गरीबी अपनी जगह बनाए हुए है। सर, आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब हम समझेंगे कि सोशल साइंटिस्ट गरीबी को कैसे डिफाइन और मेजर करते हैं बच्चों, जैसे पॉवर्टी लाइन, ट्रेंड्स और कॉजेस के थ्रू। ओके सर। सो बच्चों, गरीबी के दाग को हम सबको मिलकर धोना है। न कोई भूखा सोए, ये सपना अब पूरा करना है। वी आर टुगेदर विथ यू सर टू इरेडिकेट पॉवर्टी। बहुत खूब बच्चों। तो बच्चों, अगले पार्ट पे हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉवर्टी लाइन। तैयार रहो।
एक नए समझदार सफर के लिए। वी आर रेडी सर। ग्रेट बच्चों, ग्रेट। अब देखो, ऑन द स्क्रीन वी जस्ट डिस्कस दीज टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। अब इनकी प्रॉपर कहानी से भी इनको समझ लेते हैं। ओके सर। बच्चों, इनकी दो कहानियां हैं, एक शहर की और एक गांव की, जो गरीबी के सच को आंखों के सामने लाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी है जहां हर दिन एक संघर्ष है। आप देखो बच्चों स्क्रीन पर पहला केस है अर्बन, रामसरन जी का, जो कि झारखंड में रहते हैं। चलो अब हम मिलते हैं रामसरन जी से। ये एक 33 साल के मजदूर हैं जो रांची के एक आटा चक्की में काम करते हैं। सर वो कितना कमाते होंगे? बेटा सिर्फ महीने के 1500 रुपए, 1500, वो भी जब काम मिलता है तब। उनकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में जाकर काम करके 800 रुपए कमा कर ले आती हैं, और उनका बड़ा बेटा चाय की दुकान पर काम करके महीने का सिर्फ 300 रुपए ही कमा पाता है। सर ये तो बहुत कम पैसे हुए, इतने में इतने सारे लोग कैसे रहते होंगे? बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है बेटा। एक छोटी सी एक कमरे की झोपड़ी जिसमें सब रहते होंगे, रोज का खाना बस दाल और चावल, वो कभी पूरा ही नहीं पड़ता होगा। बच्चे स्कूल नहीं जाते, कपड़े पुराने पहनते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज का सपना भी सपना ही बनकर रह जाता है। उनके माँ बाप भी उनके ऊपर निर्भर हैं, इसलिए ना सर? हाँ बेटा, उनके बुजुर्ग माँ बाप गांव में हैं और रामसरन उन्हें भी पैसे भेजने की कोशिश करते हैं। सोचो, खुद के लिए भी काम करना है और दूसरों के लिए जिम्मेदारी भी निभानी है। सच में सर, सो ट्रैजिक। अगला केस रूरल केस है बच्चों। इसमें हम देखेंगे मेरठ के पास एक छोटे से गांव में, जहां पर रहते हैं लाखा सिंह जी। एक लैंडलेस मजदूर हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। सर वो किस तरह का काम करते होंगे? वो बड़े किसानों के खेत में दिन भर मेहनत करते हैं, कभी 50 रुपए मिलते हैं तो कभी बस कुछ किलो गेहूं या सब्जियां। सर उनके पिताजी और माताजी की तबीयत कैसी है? उनके पिताजी टीबी से गुजर चुके हैं बेटा, इलाज नहीं हो पाया, और अब माँ भी उसी बीमारी से जूझ रही हैं। लाखा खुद 10 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। सोप, ऑयल, नए कपड़े, सब उनको लग्जरी लगती है। सर उनके पास तो जिंदगी की बेसिक चीजें भी नहीं हैं। बिल्कुल बेटा, नो लैंड, नो स्कूल, नो सुरक्षा और नो उम्मीद। यही है गांव की गरीबी का सच। तो बच्चों, इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ आया? सर गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, मौकों की भी कमी है। बहुत खूब बेटा। अब चलिए हम इन केसेस से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और हेल्पलेसनेस। ओके सर। बच्चों, अब जब हमने रामसरन और लाखा सिंह की कहानियां पढ़ ली हैं, इन दोनों जिंदगियों में गरीबी के कई रूप दिखाई देते हैं। जमीन की कमी, बेरोजगारी, बीमारी, इलिटरेसी और मजबूरी। आज हम इन्हीं गरीबी के पहलुओं को समझेंगे एक एक करके। ओके सर। पहला, लैंडलेसनेस, जमीन के बिना जिंदगी। सर लैंडलेसनेस मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। लैंडलेसनेस मतलब बिना जमीन के, बिना अपनी जमीन के, जिस पर काम करके हम जीवन चला सकें। देखो, लाखा सिंह के पास अपनी जमीन नहीं थी, उसे बड़े किसानों के खेत में मजदूरी करनी पड़ती थी। आज काम मिला तो कुछ कमा लिया, कल नहीं मिला तो भूखा सो गया। सर इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका नतीजा होता है बच्चों आर्थिक असुरक्षा। लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और उनका जीवन बन जाता है अनसर्टेन और हेल्पलेस। दूसरा पॉइंट है बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का दर्द। सर रामसरन भी तो रोज काम नहीं करता था ना? बिल्कुल सही कहा बेटा। रामसरन जब चक्की बंद होती थी तो घर मजबूरी में रहना होता था उनको, कभी पैसा है कभी नहीं है। और लाखा सिंह को भी खेत में काम मिलता था, कभी कभी ही। सर ये बेरोजगारी क्यों होती है? लैक ऑफ स्किल्स, एजुकेशन और मौकों की कमी। रिजल्ट
इररेगुलर इनकम, भारी कर्ज और गरीबी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता बच्चों। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, साइज ऑफ फैमिलीज, बड़े परिवार की कठिनाइयां, डिफिकल्टीज। सर दोनों के परिवार काफी बड़े थे ना? हाँ बेटा, रामचरण के परिवार में 6 लोग थे और लाखा के 8। बड़े परिवार में कम कमाई, जरूरतें ज्यादा, हर दिन एक नई चुनौती होती है। बच्चों को काम पे भेजना पड़ता है, स्कूल तो दूर ही छूट जाता है। इलिटरेसी, अनपढ़ रहना, मौके से दूर होना। सर पढ़ाई की कमी से क्या फर्क पड़ता होगा? बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव। रामचरण के बच्चे स्कूल नहीं जाते और लाखा ने कभी स्कूल देखा ही नहीं था। पढ़ाई के बिना स्किल्स ही नहीं बना पाए और बिना स्किल्स के नौकरी कहीं नहीं मिलती। यहीं से शुरू होता है पॉवर्टी का विशियस सर्कल। आगे देखते हैं बच्चों, पुअर हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, कमजोर शरीर, कमजोर जीवन। सर उनके घर में खाने की भी कमी थी ना? हाँ बेटा, रामचरण के बच्चे अंडर नरिश्ड थे और लाखा के माता पिता टीबी से जूझ रहे थे। खाने में सिर्फ दाल चावल, इलाज के लिए पैसा नहीं, हेल्थ खराब तो काम कम और फिर इनकम और भी कम। हेल्पलेसनेस, मजबूरी और निराशा का एहसास। सर क्या गरीब लोग कभी अपनी हालत बदल सकते हैं? बेटा मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन जब कोई जमीन नहीं, बचत नहीं, मददगार नहीं, तो इंसान महसूस करता है पूरी मजबूरी और असहाय होना। इसी को कहते हैं हेल्पलेसनेस, एक ऐसी हालत जहां इंसान सपने देखकर भी उन्हें छूने से, उनके लिए कोशिश भी करने से डरने लगता है। सर हाउ आर ऑल दीज इश्यूज कनेक्टेड? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। देखो ये सारे इश्यूज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जमीन की कमी से होती है बेरोजगारी, बेरोजगारी से भूख, भूख से बीमारी और बीमारी से असहाय, हेल्पलेसनेस महसूस करना। सर यानी यही है पॉवर्टी का विशियस सर्कल, जो एक बार शुरू हो जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि गरीबी एक ऐसी जाल है जहां से निकलने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पढ़ाई, सेहत और सामाजिक बदलाव भी जरूरी है। ओके सर। अगला सेक्शन डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी में बच्चों ये दोनों कहानियों से हमें यह समझने को मिलता है कि गरीबी का मतलब है भूख और कुपोषण, जब परिवार के पास पूरा खाना नहीं होता। आश्रय की कमी, जब लोग टेम्पररी या अनसेफ घरों में रहते हैं। शिक्षा से वंचित रहना, जब माँ बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। स्वास्थ्य की कमी, जब बीमार होने पर इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। सफाई और पानी की कमी, जिससे लोग बीमारियों का शिकार बनते हैं। नौकरी की असुरक्षा, जिससे रोज एक नई टेंशन और डर बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, बेबसी और असहाय होने का एहसास, जब अपने जीवन पर काबू ही ना रहे तब ऐसा महसूस होता है। हु सफर्स फ्रॉम सच पॉवर्टी सर? बच्चों ऐसे हालात में रामचरण जैसे शहरी मजदूर और लाखा सिंह जैसे गांव के मजदूर जीते हैं। इन जैसे लाखों परिवार भारत के कोने कोने में इस दर्द से सफर करते हैं। सर वेयर डू पुअर पीपल फेस प्रॉब्लम्स? ये लोग हर जगह संघर्ष करते हैं बच्चों, खेतों में, फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पर, सरकारी दफ्तर में भी। कहीं उन्हें इग्नोर किया जाता है, कहीं उन्हें बेइज्जत किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है। उनकी गरिमा, डिग्निटी अक्सर सबसे पहले छीनी जाती है। तो बच्चों हर जगह इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सर व्हाई इज पॉवर्टी सच अ बिग एंड अ मेजर चैलेंज? क्योंकि गरीबी मानव सम्मान को तोड़ देती है बच्चों और विकास के मौके छीन लेती है। ये देश की प्रगति पथ में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक गरीबी खत्म नहीं होती, आजादी अधूरी रह जाती है। ओके सर, समझ गया। सर हाउ डिड महात्मा गांधी व्यू पॉवर्टी? महात्मा गांधी मानते थे कि भारत तभी सच में आजाद होगा जब सबसे आखिरी व्यक्ति के आंसू तक पोंछ लिए जाएंगे, उसके आंख के आंसू सूख जाएंगे। उन्होंने हमेशा सर्वोदय, सबका कल्याण, सबसे पहले, सबसे पिछड़े का संदेश दिया। When did this challenge begin for India, sir?
स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही गरीबी हमारे विकास का सबसे बड़ा चुनौती बन गया था बच्चों। आज भी प्रगति होने के बावजूद, विकास होने के बावजूद लाखों लोगों को गरीबी से उबारना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य बना हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, समाज शास्त्रियों की नजर से गरीबी को समझना। व्हाट डू सोशल साइंटिस्ट स्टडी अबाउट पॉवर्टी? समाजशास्त्री गरीबी को अलग अलग पहलुओं से देखते हैं बच्चों, क्योंकि गरीबी एक ही रूप में नहीं होती बल्कि कई तरह से दिखाई देती है। पहले गरीबी को सिर्फ इनकम और कंजम्पशन लेवल से नापते थे, यानी कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। अब इसके सामाजिक और मानव पहलू भी शामिल कर दिए गए हैं, जैसे कि अशिक्षा, इलिटरेसी, कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, असुरक्षित पानी, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, गंदा वातावरण, पुअर सैनिटेशन, रोजगार की कमी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। इस तरह गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक स्थिति है जो इंसान की जीवन गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। वाई हैज द स्टडी ऑफ पॉवर्टी चेंज्ड? क्योंकि सिर्फ इनकम से ये नहीं पता चलता कि लोग कैसे जीते हैं। एक व्यक्ति थोड़ा कमा सकता है, लेकिन अगर वो सामाजिक रूप से अलग, बेसहारा या असुरक्षित महसूस करता है बच्चों, तो उसकी गरीबी और गहरी होती चली जाती है। इसलिए नए समय में गरीबी का अध्ययन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं बल्कि उसके सामाजिक और मानवीय पहलू पर भी केंद्रित है। अब ग्रीन बॉक्सेस में दिए हुए दोनों टर्म्स को हम समझते हैं बच्चों, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, सामाजिक बहिष्करण और असुरक्षा को समझना। व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? बेटा, कभी सोचा है गरीब लोग अक्सर गरीब इलाकों में ही क्यों रहते हैं? सर, शायद उन्हें बेहतर जगह मिलती ही नहीं। बिल्कुल सही, यही होता है सोशल एक्सक्लूजन। जब किसी व्यक्ति या समूह को उन सुविधाओं, मौकों और सम्मान से वंचित कर दिया जाता है जो दूसरों को मिलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे भारत में कुछ लोगों को जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम की वजह से ना अच्छी पढ़ाई मिलती है, ना उचित नौकरी और ना ही सामाजिक सम्मान। रिजल्ट, ये अलगाव, एक्सक्लूजन गरीबी का कारण भी है और परिणाम भी। जब इंसान समाज से जुड़ नहीं पाता तो वो अवसर और इज्जत दोनों खो देता है। ये कभी कभी कम आय से भी ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये इंसान की पहचान और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही तोड़ देता है। नाउ व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? अब बताओ बेटा, क्या सब लोगों के गरीब बनने के चांस एक जैसे होते हैं? नहीं सर, कुछ लोगों का रिस्क ज्यादा होता है। वाह, यही तो कहते हैं हम वल्नरेबिलिटी, यानी किसी को भविष्य में गरीब होने का ज्यादा खतरा, रिस्क कितना है उसको। एग्जाम्पल है, पिछड़ी जाति के लोग, विधवा महिलाएं, विडोज, शारीरिक रूप से असमर्थ, फिजिकली चैलेंज्ड लोग। इनके पास कम अवसर, कम शिक्षा, कम सेहत और कम संपत्ति होती है। इसलिए जब प्राकृतिक आपदा, फ्लड, अर्थक्वेक या आकस्मिक हादसे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का होता है। वल्नरेबिलिटी हमें बताती है बच्चों, कौन सा समूह ज्यादा संकट में है और किसको ज्यादा सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। हाउ आर दीज आइडियाज यूजफुल? तो बेटा अब बताओ, ये नए आइडियाज जैसे सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी का क्या फायदा है? सर, शायद ये समझने में मदद करती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। अब हम समझ पाते हैं कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक्सेस, अपॉर्चुनिटी और सिक्योरिटी की कमी भी है। अगर किसी के पास पैसा हो भी लेकिन उसके पास अच्छी शिक्षा, सेहत और सुरक्षा नहीं है तो उसकी जिंदगी फिर भी गरीबी के दायरे में ही तो है। पॉलिसीज अब सिर्फ पैसा बढ़ाने पर नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और सेफ्टी नेट्स पर भी फोकस कर रही हैं। When did this broader understanding emerge? ये नए नजरिए कब आए बेटा? सर,
रिसेंटली जब इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को नए नजरिए से देखना शुरू किया होगा, तब बिल्कुल पहले पॉवर्टी का मतलब होता था इनकम या कंजम्पशन लेवल, लेकिन अब उन्होंने देखा कि सामाजिक बहिष्करण, सोशल एक्सक्लूजन और असुरक्षा, वल्नरेबिलिटी भी गरीबी को और गहरा बना देते हैं। हु इज मोस्ट अफेक्टेड? तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, सर मार्जिनलाइज्ड लोग जैसे लैंडलेस, बैकवर्ड कास्ट, महिलाएं, डिसेबल्ड लोग और जो डिजास्टर प्रोन एरियाज में रहते हैं वो। सही जवाब। यही लोग डबल स्ट्रगल झेलते हैं, गरीबी भी और सामाजिक अलगाव भी, सोशल एक्सक्लूजन भी। एग्जाम्पल, सोचो एक विडो महिला है, एक फिजिकली चैलेंज्ड आदमी है, कम इनकम, कम अवसर और जिंदगी के मोड़ पर ज्यादा खतरे। यही है वल्नरेबिलिटी का सच। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे अगला टॉपिक, पॉवर्टी लाइन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जिंदगी की दौड़ में सभी भाग रहे हैं, पर कुछ लोग रोटी के दाने गिन रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने कहा, पॉवर्टी लाइन। बेटा सोचो, एक लाइन है, एक इनविजिबल लाइन, जिसके नीचे जो लोग हैं उन्हें हम कहते हैं पुअर, और जिसके ऊपर वाले लोग के पास बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। सर मतलब पॉवर्टी लाइन का क्या सिंपल मीनिंग हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। देखो, पॉवर्टी लाइन वो मिनिमम इनकम या कंजम्पशन लेवल है जो एक इंसान की बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई पूरी करने के लिए चाहिए होती है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी, इनकम या खर्च, कंजम्पशन इस लेवल से नीचे है तो वो गरीब माना जाता है। सर लेकिन ये पॉवर्टी लाइन हर जगह अलग क्यों होती है? वाह, स्मार्ट क्वेश्चन बेटा। क्योंकि हर देश में बेसिक नीड्स और लाइफस्टाइल अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसे गरीब समझा जा सकता है, पर इंडिया में कार होना अभी भी एक लग्जरी माना जाता है। यानी पॉवर्टी लाइन कंट्री के डेवलपमेंट लेवल और सोशल नॉर्म्स के हिसाब से बदलती रहती हैं, और समय के साथ भी ये चेंज होती है, क्योंकि जो 1950 में बेसिक था वो 2025 में मिनिमम बन गया है बच्चों। सर मतलब ये पॉवर्टी लाइन एक फिक्स नंबर नहीं होती? बिल्कुल नहीं बेटा, ये डायनामिक होती है। हर देश, हर समय और हर सोसाइटी के हिसाब से बदलती रहती है। इसी से पता चलता है कि लोगों का जीने का स्टैंडर्ड और जरूरत का लेवल बदला है या नहीं। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एस्टिमेशन आपका अगला टॉपिक। अब ये सवाल उठता है बच्चों, इंडिया में यह पॉवर्टी लाइन कैसे निकाली जाती है? कौन डिसाइड करता है इस पॉवर्टी लाइन के बारे में कि नीचे रहने वाले लोग पुअर कहलाएंगे और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं इस पॉवर्टी लाइन में, उसको भी समझते हैं। पॉवर्टी लाइन बनाते वक्त कुछ बेसिक आइटम ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे खाना, फूड रिक्वायरमेंट, कपड़े, जूते मतलब फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, बिजली, गैस, लकड़ी, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और दवाई, मेडिकल नीड्स। यानी एक आदमी को जीने के लिए मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जितना खर्च चाहिए वही पॉवर्टी लाइन का बेस होता है बच्चों। सर ये पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट कैसे होती होगी? सिंपल है बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स जैसे कितना खाना, कितना कपड़ा, कितनी बिजली चाहिए, उन सबको उनके दामों, प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उससे मिलता है एक मिनिमम इनकम जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। सर खाने का रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड होता है? बहुत अच्छा पॉइंट बेटा। हमारे देश में फूड रिक्वायरमेंट डिजायर्ड कैलोरी इनटेक के बेसिस पर होती है। मतलब हर आदमी को एक दिन में कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए जो सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल और शुगर से मिलती हैं। सर कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं हर दिन? फिर ये अलग होती हैं रूरल और अर्बन एरियाज के लिए बच्चों। रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। सर रूरल में ज्यादा क्यों चाहिए होती है? क्योंकि रूरल एरियाज के लोग ज्यादा फिजिकल काम करते हैं बच्चों, जैसे कि खेती, मजदूरी या मैनुअल वर्क।
अर्बन लोगों का काम ज्यादातर ऑफिस बेस्ड या कम फिजिकल लेबर से पूर्ण होता है। सर ये पॉवर्टी लाइन कब कब बदली जाती है? बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। ये लाइन हर 5 साल में रिवाइज की जाती है, क्योंकि दाम मतलब कि प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, इन्फ्लेशन होता है। सर लेटेस्ट डेटा क्या था? 2011 टू 12 के हिसाब से रूरल एरियाज ₹816 पर पर्सन पर मंथ, अर्बन एरियाज में ₹1000 पर पर्सन पर मंथ। और देखो अर्बन में थोड़ा ज्यादा रखा गया है, क्योंकि शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा होती है। अर्बन पॉवर्टी लाइन, फैमिली इनकम एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अब हम देखेंगे बच्चों। तो एक बड़ा सवाल, अर्बन एरियाज में पॉवर्टी लाइन ज्यादा क्यों होती है? अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर शहरों में इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जैसे किराया, रेंट, खाना, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट सब महंगा होता है। इसलिए अगर किसी शहरी परिवार को बेसिक जरूरत पूरी करनी है तो उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, यानी अर्बन कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर है। इसलिए अर्बन पॉवर्टी लाइन भी हायर रखनी चाहिए। वेरी गुड बेटा। सर 2011-12 के हिसाब से एक परिवार का इनकम लेवल कितना था अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होता? बिल्कुल सही बेटा, ध्यान से सुनिएगा। रूरल फैमिली 5 मेंबर्स के हिसाब से लेस देन 4080 पर मंथ अगर इनकम है तो, और अर्बन फैमिली अगेन 5 मेंबर्स के हिसाब से अगर उसकी पर मंथ की इनकम 5000 रुपीज से कम है तो अगर किसी रूरल परिवार की आमदनी 4080 से कम है या अर्बन परिवार जिसकी आमदनी 5000 रुपीज से कम है पर मंथ, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे काउंट किया जाता है बच्चों। फैमिली मेंबर्स 5 के हिसाब से टोटल इनकम की बात हो रही है। सर ये डेटा कौन कलेक्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। ये काम करती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, जो हर कुछ सालों में सर्वे करके आती है ताकि हम जान सकें कितने लोगों की आमदनी इस लाइन के नीचे है, यानी वो डेटा के जरिए पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं। सर दुनिया के लेवल पे पॉवर्टी कैसे मेजर होती होगी? एक्सेलेंट क्यूरियस क्वेश्चन बेटा। इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करता है वर्ल्ड बैंक, जो एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन फिक्स करता है जो है $1 पर पर्सन पर डे के स्टैंडर्ड पर। ये अब समय के साथ साथ रिवाइज होता रहता है। इसका मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी भी आदमी की आमदनी, उसकी डेली इनकम $1 से कम है तो वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक एक्टिविटी है, लेट्स डिस्कस, उसे देख लेते हैं। ओके सर। डिफरेंट पॉवर्टी लाइन्स अक्रॉस कंट्रीज एंड लोकल मिनिमम नीड्स। जिंदगी के मापदंड हर देश में अलग होते हैं। किसी के लिए रोटी का सपना, किसी के लिए वाईफाई जरूरी होते हैं। वाह सर, मैं इस लाइन से समझ गई। हाँ सर, वेरी ट्रू जो भी आपने समझाया। गुड बच्चों। तो बच्चों अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अलग अलग देश अलग अलग पॉवर्टी लाइन क्यों बनाते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर हर देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल नॉर्म्स अलग होते होंगे। जैसे डेवलप कंट्रीज में लोगों के लिए इंटरनेट, कार और वॉशिंग मशीन बेसिक नीड बन गई है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। यानी जो एक देश में जरूरत है वो दूसरे देश में लग्जरी हो सकती है। इसलिए हर कंट्री अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के हिसाब से पॉवर्टी लाइन सेट करती है। समझ गए सर? वेरी गुड बेटा। सर अगर हम अपने एरिया के हिसाब से देखें तो मिनिमम जरूरत क्या होगी? बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा आपने। अगर हम अपनी लोकेलिटी की बात करें तो मिनिमम लेवल ये होगा, खाने के लिए पैसा जिससे हर दिन न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, छोटा पर सेफ घर, साफ और सुरक्षित हो, साफ पीने का पानी और बिजली, बेसिक हेल्थ केयर और मेडिसिन, बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा, पास के स्कूल में, कपड़े और ट्रांसपोर्ट के लिए भी थोड़ा पैसा होना जरूरी है। ये सब मिल जाए तो आदमी डिग्निफाइड और सुकून की जिंदगी जी सकता है, बिना भूख, बीमारी
या दर्द के। पॉवर्टी एस्टिमेट्स इंडिया के। अब हम देखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेट्स मतलब समय के साथ गरीबी का ग्राफ कैसे बदला। अब इस टॉपिक का व्हाट देखते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेट्स बताते हैं कि कितने लोग और कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और ये संख्या समय के साथ कैसे बदली। व्हेन ये डेटा मेनली 1993 टू 94, 2004 टू 2005 और 2011 टू 12 के बीच का है, जिसमें आगे के सालों के लिए एस्टिमेट भी दिया गया है। वेयर ये पूरे भारत के लेवल पर निकाला गया है नेशनल पॉवर्टी रेशियो के बेसिस पर। हाउ मच? 1993 टू 94 लगभग 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 2004 से 5 में ये कम होकर 45% से 37.2% पे रह गए। अब 2011-12 में ये घटकर और 21.9% तक आ गए। फ्यूचर एस्टिमेट अगर ट्रेंड जारी रहा तो गरीबी 20% से नीचे भी गिर सकती है। हाउ? गरीबी लगातार घटती गई, मतलब सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, गरीब लोगों की टोटल संख्या भी कम होती गई। हाउ मेनी? तो देखते हैं। 2004-5 लगभग 407.1 मिलियन लोग गरीब थे। 2011-12 में ये संख्या 269.3 मिलियन तक आ गई और एनुअल डिक्लाइन रेट हर साल लगभग 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी हुई। अब रीजंस फॉर डिक्लाइन वाई देखते हैं। ये गिरावट हुई इकोनॉमिक ग्रोथ से, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स के चलते और गवर्नमेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के कारण। इन सब ने मिलकर लोगों को रोजगार और सुविधाएं दी, जिससे गरीबी में धीरे धीरे कमी आती गई। समझ गए सर? बिल्कुल सिंपल था। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अब एक लेट्स डिस्कस सेक्शन है, उसे भी समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें आप ग्राफ को देख सकते हैं उसके आधार पर। Even if the poverty ratio declined between 1993 to 94 and 2004 to 5, why did the number of poor remain at 407 million, मतलब 40.7 करोड़? बच्चों, एक अजीब सी बात लगती है ना, गरीबी का रेशियो तो कम हो गया पर गरीब लोगों की संख्या वही 407 मिलियन के आसपास क्यों रही? सर मतलब परसेंटेज तो गिरी पर लोग उतने ही गरीब रह गए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिल्कुल बेटा, देखो 1993 टू 94 में गरीबी रेशियो था 45% और 2004 टू 5 तक ये रेशियो गिर गया 37%, मतलब प्रपोर्शन में कमी आई। हाँ सर, लेकिन उसी दौरान भारत की पॉपुलेशन भी तो तेजी से बढ़ी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो चाहे कितना ही परसेंटेज कम होता जाए, एक्चुअल लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई और वहीं 407 मिलियन यानी 40.7 करोड़ के आसपास वापस आ गई। इन शॉर्ट, पॉवर्टी रेशियो कम हुआ 45 टू 37%, पर पॉपुलेशन साइड बाय साइड रैपिडली बढ़ती रही। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ने रिडक्शन के इफेक्ट को बैलेंस कर दिया। ओह, समझ गया सर। अगेन सो सैड। हाँ बेटा, दैट इज वाई पॉपुलेशन को भी एक बड़ी समस्या माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 जो इस सेक्शन का था। आर द डायनामिक्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन द सेम इन रूरल एंड अर्बन इंडिया? बच्चों, क्या तुम्हें लगता है गरीबी हर जगह एक जैसी घट रही है, गांव और शहरों दोनों में? सर शायद नहीं, क्योंकि शहरों में ज्यादा काम मिलता है, गांव में तो खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल सही सोचा आपने बेटा। देखो डेटा क्या कहता है। 1993 टू 94 रूरल पॉवर्टी इक्वल टू 50%, अर्बन 32%। 2011-12 रूरल पॉवर्टी गिरी 26% तक और अर्बन 14% तक, तो दोनों में कमी आई है, लेकिन अर्बन एरियाज में रिडक्शन तेज था। वाई सो? शहरों में एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के चांसेस भी ज्यादा, सर्विसेज सेक्टर ने इनकम बढ़ाई। गांव में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कम प्रोडक्टिविटी, अनलिमिटेड अर्निंग सोर्सेज, इसलिए गांव में गरीबी घटने की स्पीड धीमी रही। बच्चों, अब हम बात करते हैं एक नए और मॉडर्न तरीके की, जिसे कहते हैं
नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स NMPI। ये सिस्टम सिर्फ इनकम या पैसों से गरीबी नहीं नापता, बल्कि जिंदगी के कई पहलुओं से देखता है। NMPI के 3 मेजर डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसे आप एक बड़ी ही सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं बच्चों। नॉटी चिल्ड्रेन मस्ट स्टडी स्मार्टली, कैन स्मार्ट डैड्स हैंडल इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक। बड़ा फनी है सर। हाँ बच्चों, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको एज अ एब्रीवेशन हेल्प करेगा मेन वर्ड को रिकॉल करने में। N फॉर नॉटी, N फॉर न्यूट्रिशन, C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एटसेट्रा। इसी तरह से बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 327 का फॉर्मूला। 327 का फॉर्मूला कहता है 3 हैं हेल्थ के, 2 हैं एजुकेशन के, 7 हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स। 3 हेल्थ के कौन से? न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ। 2 एजुकेशन, स्कूलिंग अटेंडेंस। और 7 लिविंग स्टैंडर्ड, फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक। ये कैसे आप याद कर पाएंगे? विद द ट्रिक टू रिमेंबर, नॉटी चिल्ड्रन मस्ट स्टडी स्मार्टली, कैन स्मार्ट डैड्स हैंडल इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक। इजी था ना? हाँ सर, बहुत इजी। अब तो इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब इन 12 इंडिकेटर्स को थोड़ा डिटेल में भी हम समझ लेते हैं। यस सर, मैं इनके बारे में ही सोच रही थी। सुपर गुड बेटा। बच्चों, NMPI कहते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। अगर किसी घर के लोग इन 12 इंडिकेटर्स में से कुछ, यानी कि मिनिमम 1/3, जो कि यहाँ पे 12 पैरामीटर्स हैं, तो मिनिमम 4 में डिप्राइव्ड हो, कमी में जी रहे हो, ऐसे पाए जाएं, तो उन्हें हम मल्टी डायमेंशनली पुअर कहते हैं। ओह थैंक्स सर, अब क्लैरिटी आ गई। गुड बेटा। चलिए अब हर इंडिकेटर को सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला, न्यूट्रिशन। जब कोई बच्चा 0 to 59 मंथ्स और वुमेन 15 to 49 ईयर्स या आदमी 15 to 54 ईयर्स अंडर नरिश्ड हो, अगर खाने में पोषण की कमी है, वेट या हाइट नॉर्मल है तो भी। चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, सेकेंड पॉइंट बच्चों, जब 18 साल से कम उम्र के बच्चे की डेथ लास्ट 5 साल में हुई हो, मतलब फैमिली ने रिसेंट सालों में एक चाइल्ड लॉस झेला हो तो। मैटरनल हेल्थ, जब माँ को डिलीवरी के दौरान स्किल्ड मेडिकल हेल्प नहीं मिली, घर में डिलीवरी हुई बिना किसी डॉक्टर या नर्स के, तो भी वो इसमें काउंट होते हैं। 4 to 5 एजुकेशन इंडिकेटर्स, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, घर में कोई भी मेंबर 10+ साल का 6 ईयर से कम स्कूल गया हो, मतलब प्राइमरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। स्कूल अटेंडेंस, जब स्कूल एज बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो, मतलब जब स्कूल की एज का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो। ड्रॉप आउट केसेस, ये बच्चा काम पर जा रहा हो, स्कूल ना जा रहा हो, तो उसे भी हम इस पैरामीटर में काउंट करते हैं। उसके बाद बच्चों, लिविंग स्टैंडर्ड 6 to 12। कुकिंग फ्यूल, जब घर में लकड़ी, गोबर, कोल या क्रॉप वेस्ट से कुकिंग होती हो, LPG गैस नहीं है तो भी। सैनिटेशन, जब घर में टॉयलेट नहीं है या शेयर्ड टॉयलेट है, ओपन डिफिकेशन या कॉमन टॉयलेट यूज तो भी। ड्रिंकिंग वाटर, जब पानी का सोर्स अनसेफ हो या 30+ मिनिमम दूर हो, 30 मिनट से ज्यादा लग जाते हो पानी को एक्सेस करने में, रोज दूर से पानी लाना पड़ता है, या जो पानी अवेलेबल है वो साफ नहीं है तो भी काउंट करेंगे। हाउसिंग, घर कच्चा हो, मड फ्लोर, थैस्ड रूफ या पुअर मटेरियल, मतलब झोपड़ी जैसा हो, मिट्टी का बना हुआ हो, कच्चा मकान हो, पक्का घर अगर नहीं है तो भी काउंट होगा। इलेक्ट्रिसिटी, जब घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, कैंडल या लैंटर्न से काम चलता हो तो। लालटेन जिसे कहते हैं। असेट्स, जब घर में टीवी, फोन, साइकिल एटसेट्रा जैसे आइटम्स भी उपलब्ध ना हो, बेसिक सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं वो मिसिंग हो तो भी। और लास्ट में बैंक अकाउंट, जब किसी मेंबर के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता नहीं है,
मतलब फाइनेंशियल उसका कोई भी इंक्लूजन नहीं है तो भी। तो इन टोटल 12 में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी 4 पैरामीटर में फेल कर जाता है तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल पुअर कहते हैं। सर मुझे तो इतने सारे देखकर पहले डर लग रहा था कि कैसे समझ पाऊंगा और याद कैसे रखूंगा, पर आपने इतनी आसान ट्रिक दे दी, मुझे समझ में भी आ गया सर और मजा भी आ गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब एक और लेट्स डिस्कस दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। ओके सर, ग्राफ 3.1 है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर। HCR, HCR मतलब हेड काउंट रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स 2019 से 21 के डेटा के ऊपर बात हो रही है। सबसे पहले व्हाट क्या है इस ग्राफ में? ये ग्राफ दिखाता है हेड काउंट रेशियो HCR, मतलब कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं, मतलब गरीबी के कई पहलुओं से एक साथ जूझ रहे हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। व्हेन डेटा 2019 से 21 के बीच का है, जैसे नीति आयोग ने 2023 के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में पब्लिश किया। वेयर इस ग्राफ में 18 सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स दिखाए गए हैं, साथ ही ऑल इंडिया एवरेज पूरे देश का मीन लेवल भी। हाउ मच की डेटा ऑल इंडिया एवरेज HCR का कितना है? 15%। आप देख सकते हैं बच्चों। हाईएस्ट कितना है, किसका है? बिहार का 34% और लोवेस्ट किसका है? केरला का 1%। अब एक और लेट्स डिस्कस हम देखेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं बच्चों, ऑल इंडिया का देखो कितना है? 15%। हाईएस्ट किसका है? बिहार का 34% और सबसे कम किसका? केरला का 1%। क्वेश्चन 1 इसमें आता है बच्चों, HCR सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो जैसा कि हमने देखा बिहार का 34%। और 2 राज्य बता दें, 3 राज्यों के बारे में पूछा गया है। दैट इज उत्तर प्रदेश 23%, मध्य प्रदेश 21%। यानी ये 3 स्टेट्स में भी लोग बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, सर मैं पढ़ दूं? हाँ बेटा। HCR सबसे कम किन राज्यों में है? कोई भी 3 राज्यों के नाम बताने हैं। सर ये मैं बता दूं? हाँ बेटा। सर केरला 1%, तमिलनाडु 2%, दिल्ली 3%। ये स्टेट्स ने एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग जैसे सेक्टर्स में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। सुपर बेटा। और सर थर्ड में, ओके, कौन सा स्टेट्स ऑल इंडिया 15% से ज्यादा और कौन से कम है? हायर देन ऑल इंडिया 15% विच इज बिहार 34%, उत्तर प्रदेश 23%, मध्य प्रदेश 21%, आसाम 19%, उड़ीसा 16%। लोअर देन ऑल इंडिया 15% तो राजस्थान है 15% पे विच इज इक्वल टू ऑल इंडिया एवरेज। त्रिपुरा है कम 13%, गुजरात है 12%, वेस्ट बंगाल 12%, महाराष्ट्र 8%, कर्नाटका 8%, हरियाणा 7%, आंध्र प्रदेश 6%, पंजाब 5%, हिमाचल प्रदेश 5%, दिल्ली 3%, तमिलनाडु 2% और केरला 1%। ब्रिलियंट बच्चों, बहुत अच्छे से आपने ग्राफ को एनालाइज किया और बहुत अच्छे से तीनों क्वेश्चंस का आपने आंसर भी दिया। अब कोई इंपॉर्टेंस भी बताना चाहेगा? सर मैं, हाँ बेटा। सर ये ग्राफ बताता है गरीबी के लेवल हर स्टेट में अलग है। कुछ स्टेट्स जैसे केरला और तमिलनाडु ने सोशल डेवलपमेंट के जरिए गरीबी को ऑलमोस्ट मिटा दिया है, जबकि कुछ स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो बच्चों, कंक्लूड करते हुए इंडिया का एवरेज पॉवर्टी लेवल 15% है, लेकिन यह हिडन एवरेज है क्योंकि स्टेट्स के बीच गैप बहुत बड़ा है। बिहार सबसे ज्यादा गरीब है और केरला सबसे कम। डन सर, फुल्ली अंडरस्टूड सर, बहुत बढ़िया बच्चों। अब आपके सुपर पार्टिसिपेशन को देखते हुए मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इतना अच्छा एनालिसिस आपने बताया जो ऑलरेडी क्लैरिफाई करता है कि यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल एंड यू ऑल आर रियली वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके सर,
अगला टॉपिक है बच्चों, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी। हर राज्य की कहानी है अपनी, कहीं उजाले कहीं अंधेरा, कहीं सपने सजे स्कूलों में, कहीं पेट भरे तो समझे सवेरा। अमेजिंग लाइन सर, थैंक यू बेटा। आगे देखते हैं इसी में। बच्चों, ये लाइंस एक रियलिटी बताती हैं। इंडिया में गरीबी हर जगह एक जैसी नहीं होती। अब हम बात करेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी, यानी गरीबी का स्तर राज्यों में अलग अलग है, उनके बीच के अंतर। सर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेट्स ज़्यादा गरीब हैं और कुछ कम। बिल्कुल बेटा, पॉवर्टी का लेवल हर स्टेट में अलग है। कहीं गरीबी बहुत कम हो गई है और कहीं अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये डेटा मेनली 2019 टू 21 के NMPI मतलब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स HCR पर बेस्ड है, जिसमें कुछ स्टेट्स ने कमाल कर दिया। सर कौन से स्टेट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? गुड क्वेश्चन बेटा। देखो, लो पॉवर्टी स्टेट्स बिलो 10% HCR हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। इन स्टेट्स ने अपनी पॉलिसी और प्लानिंग से पॉवर्टी को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। इनमें से कुछ ने एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस किया, तो कुछ ने राशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। सर तो क्या कुछ स्टेट्स अभी भी गरीब हैं? हाँ बेटा, कुछ स्टेट्स अभी भी गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी दिखाया है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये स्टेट्स पहले लिस्ट के टॉप पर थे पॉवर्टी के मामले में, लेकिन अब यहाँ भी प्रोग्रेस हो रही है। रोड्स, एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स ने काफ़ी हेल्प किया है। सर ये डिफरेंस क्यों है हर स्टेट में इतना ज़्यादा? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। हर स्टेट की स्ट्रैटेजी अलग थी बेटा। देखो, केरला ने एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस किया। वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स किए, किसानों को जमीन दी। आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु में अपना PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत बनाया, ताकि किसी के पेट में भूख ना रहे। सर इसका मतलब सब स्टेट्स अपने अपने तरीके से गरीबी हटा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, यही तो इंडिया की ब्यूटी है। सबके पास अपना मॉडल है, लेकिन गोल एक ही है, गरीबी हटाओ और इंसानियत बढ़ाओ। आज इंडिया ने सभी स्टेट्स में पॉवर्टी रिड्यूस की है, लेकिन इनका पेस और पैटर्न अलग अलग है। कहीं तेजी से, कहीं धीरे, पर डायरेक्शन सबका एक ही है, डेवलपमेंट और डिग्निटी। मजा आ गया सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके सर। बच्चों, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो गरीबी से सबसे ज्यादा सोशल एक्सक्लूजन में आते हैं, मतलब जिनके लिए गरीबी से बाहर निकलना सबसे मुश्किल हो जाता है। जो गरीबी में सबसे ज्यादा सोशली एक्सक्लूडेड हैं, मतलब जिनके लिए गरीबी से बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। वॉट? कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स इंडिया में ऐसे हैं जो ज्यादा गरीब और असुरक्षित वल्नरेबल हैं बाकी लोगों के मुकाबले। हु? सोशल ग्रुप्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs जिन्हें कहते हैं, सबसे ज्यादा अफेक्टेड ग्रुप है ये। शेड्यूल्ड कास्ट SCs जिन्हें कहते हैं, उनके बाद ये दूसरे नंबर पर हैं। हु? इकोनॉमिक ग्रुप्स। रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, गांव के मजदूर जो जमीन नहीं रखते। अर्बन कैजुअल लेबरर्स, शहर के रोजगार पर काम करने वाले दिन के मजदूर। हाउ मच? डेटा की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ देखो फिगर्स थोड़ा सा याद रखना है। ऑल इंडिया एवरेज पॉवर्टी 22%, STs आप देखो 43%, SCs 29% पुअर, रूरल कैजुअल लेबरर्स 34% और अर्बन कैजुअल लेबरर्स 34%। यानी इन ग्रुप्स में गरीबी 2 गुना तक ज्यादा है नेशनल एवरेज से। सर मेरे मन में एक सवाल है, पूछो बेटा, आखिर ये ग्रुप्स ज्यादा गरीब क्यों हैं? गुड क्वेश्चन। क्योंकि इनके पास जमीन या असेट नहीं होते, शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंच कम होती है, और कुछ लोग तो सामाजिक भेदभाव भी झेलते हैं, यानी एक तरफ आर्थिक इकोनॉमिक और दूसरी तरफ सामाजिक सोशल नुकसान।
दोनों मिलके बना देते हैं डबल डिसएडवांटेज। व्हेन 1990s के दौरान कुछ सुधार हुआ, एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स, रूरल और अर्बन लेबरर्स की गरीबी थोड़ी घटी, पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। डिस्क्रिमिनेशन विद इन फैमिलीज, सिर्फ समाज में ही नहीं बेटा, गरीब परिवारों के अंदर भी असमानता होती है। महिलाएं, बुजुर्ग और छोटी लड़कियां अक्सर कम खाना, कम इलाज ही पा पाती हैं। तो बेटा इंडिया में गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, ये सामाजिक असमानता से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी है। मैं समझ गया सर इसका मतलब। अगर हमें गरीबी मिटानी है तो सबसे पहले हमें इन वल्नरेबल ग्रुप्स को एम्पावर करना होगा, एजुकेशन, हेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के जरिए। वेरी नाइस बेटा, ब्रावो सर। हमारे मित्र के इस जज्बे को देखकर एक बार फिर से हो जाए जरूर बच्चों। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। बच्चों अब हम ग्राफ 3.2 से शुरू करेंगे, पॉवर्टी इन इंडिया 2011 to 12, और फिर ग्लोबल पिक्चर भी देखेंगे। तो आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। ओके, तो ग्राफ 3.2 पॉवर्टी इन इंडिया 2011-12, मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब सबसे ज्यादा इजी पॉवर्टी से हिट होने वाले ग्रुप्स। सर ये ग्राफ क्या बता रहा है? बिल्कुल बेटा, ये ग्राफ बताता है कि अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स में कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, मतलब कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, कौन सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। सर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 43% से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा। फिर शेड्यूल्ड कास्ट एससीज 29%। ऑल इंडिया एवरेज कितना था बच्चों? सर 22%। वेरी गुड, 22% है यहाँ पे। रूरल कैजुअल फार्म लेबरर्स 34% और अर्बन नॉन फार्म कैजुअल लेबरर्स 34%। तो कंक्लूजन क्या हुआ सर? सिंपल, एसटीज और कैजुअल लेबरर्स रूरल एंड अर्बन सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रुप्स में हैं। ये डेटा हमें बताता है कि गरीबी सिर्फ इनकम नहीं, सोशल पोजीशन और जॉब सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है। हाँ सर, करेक्ट, समझ गया सर। अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। सर ग्लोबल पॉवर्टी का कॉमन मेजर क्या होता है? वर्ल्ड बैंक बेटा, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी लाइन यूज करता है $2.15 पर पर्सन पर डे एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, ये अभी रखा गया है। ये इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए फिक्स किया गया नंबर है बच्चों। डॉलर क्यों यूज करते हैं सर, रुपी क्यों नहीं? क्योंकि यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है बच्चों। अलग अलग देशों को एक ही बेस पर कंपेयर करना इससे आसान हो जाता है। ग्लोबल ट्रेंड कैसा रहा है सर रिसेंट ईयर में? अच्छी खबर, 2010 में 16.27% द एक्सट्रीम पुअर था, जो कि 2019 में 9.05% तक गिर गया। तो अच्छी खबर हुई ना? हाँ सर, 16 से 9 तक आ गया। यस, ग्लोबल लेवल पर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई। कौन से रीजन्स ने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की सर तब? चाइना और साउथ ईस्ट एशिया ने फास्टेस्ट डिक्लाइन दिखाया पॉवर्टी में, मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट से। चाइना का एक्सट्रीम पॉवर्टी 0.1% 2020 तक आ गया, ऑलमोस्ट जीरो। ओह वाओ सर, तभी सर चाइना इतना पावरफुल है। हाँ बेटा, जहां पॉवर्टी नहीं वहां डेवलपमेंट है, और जब डेवलपमेंट है तो कंट्री तो सुपर स्ट्रांग होनी ही है। ट्रू सर। सर साउथ एशिया का क्या हाल रहा? साउथ एशिया में पॉवर्टी 13%, जो कि 2017 में मेजर की गई थी, से 11% तक गिर गई 2021 में। नंबर ऑफ पुअर लोग 233 मिलियन से 207 मिलियन तक चले आए। वाह सर, यहाँ भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। हाँ बेटा। कौन से रीजन अभी भी सबसे ज्यादा गरीब हैं सर? सब सहारन अफ्रीका, हाईएस्ट पॉवर्टी 36.6% बच्चों 2017 में थी, जो सिर्फ थोड़ी सी कम हुई 2019 में 35%। स्टिल द बिगेस्ट प्रॉब्लम एरिया।
लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन थोड़ा इंक्रीज था 4.4% से 4.6%। कुछ फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज में भी पॉवर्टी वापस आ रही है अराउंड 3% के राइज पर। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है सर? ग्लोबल पॉवर्टी ओवरऑल गिरी है बच्चों, लेकिन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एशिया ने तेजी से प्रोग्रेस की, अफ्रीका अभी पीछे ही है। टेबल 3.2 हेड काउंट रेशियो कंपैरिजन सिलेक्टेड कंट्रीज में देखते हैं बच्चों। सर डिफरेंट कंट्रीज में कंपैरिजन कैसा है? टेबल शोज परसेंट बिलो $2.15 पर डे फॉर सिलेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज 2018 से 2022 तक के डेटा के हिसाब से। की ऑब्जर्वेशंस क्या है सर इसकी? बिल्कुल बताता हूं बच्चों। नाइजीरिया में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट 30.9% 2018 में। चाइना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0.1% 2020। श्रीलंका ओनली 1% 2019। इंडिया 11.9% 2021। बांग्लादेश 9.6%, इंडिया से थोड़ा बेटर इन दैट पीरियड। पाकिस्तान 4.9%। इंडोनेशिया, ब्राजील वेरिड बट सम शोड बिग इंप्रूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ। इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ सर? ये हाईलाइट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, हेल्थ और एजुकेशन से रैपिड पॉवर्टी रिडक्शन पॉसिबल है, जैसे चाइना और इंडोनेशिया ने किया बच्चों। ओके सर, समझ गया, वेरी गुड। अब ग्राफ 3.3 में शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $2.15 पर डे 2005 से 2019 के हिसाब से देखेंगे। सर ये ग्राफ क्या कंपेयर कर रहा है? ये ग्राफ कंपेयर कर रहा है बच्चों रीजनल पॉवर्टी ट्रेंड्स 2005 से 2019 में साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, सब सहारन अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक और चाइना। क्या ट्रेंड दिखा सर? ऑल रीजन्स शो डिक्लाइन बट रेट्स डिफर। चाइना sharp fall to almost zero by 2019. South Asia steady decline. Sub-Saharan Africa still highest and slow decline. East Asia and Pacific huge improvement via industrialization. क्यों इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ सर? ये बताता है कि ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन रियल है लेकिन अनइवन। कुछ रीजन्स ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की, कुछ रह गए। ग्राफ 3.4 नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन 1990 to 2030 फोरकास्ट। सर ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? बिल्कुल बेटा, ये ग्राफ शो कर रहा है नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय रीजन मिलियंस में फ्रॉम 1990 to 2030 विथ फोरकास्ट। मेजर पैटर्न्स क्या है सर? 1990 to 2015 में शार्प ग्लोबल डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, मेनली चाइना जहां पे बिगेस्ट ड्रॉप हुआ जैसा हमने अभी ऊपर देखा। साउथ एशिया मेजर फॉल टू, अच्छा डिक्लाइन हुआ था। सब सारन अफ्रीका नंबर ऑफ पुअर इंक्रीज्ड, अभी यही डोमिनेंट रीजन है। फोरकास्ट बाय 2030 अबाउट 9 out of 10 एक्सट्रीमली पुअर पीपल विल स्टिल लिव इन सब सहारन अफ्रीका। तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि ग्लोबल पॉवर्टी इज रिड्यूसिंग सर? सर तो इसका मतलब मैं बता दूं। हाँ बेटा सर, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल पॉवर्टी इज रिड्यूसिंग बट बिकमिंग रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड। फ्यूचर पॉलिसी फोकस मस्ट बी ऑन अफ्रीका टू मीट ग्लोबल गोल्स। वाह, सुपर्ब बेटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर अपलॉडिंग योर क्लासमेट। तो अभी हमने देखा इंडिया के अंदर कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और दुनिया कैसे बदल रही है। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी रिस्पॉन्सेस कि कौन से प्रोग्राम कौन से रीजन्स और ग्रुप्स के लिए काम करते हैं। तैयार रहना आप? हाँ जी सर, हम तैयार हैं। सुपर बच्चों, ये मैंने आपके एक क्विक रेफरेंस के लिए तीनों ग्राफ्स का एक क्विक कंपेयरिंग स्नैपशॉट यहां पर दे दिया है। आप कभी भी इसे जो हमने डिस्कस किया इन 3.2, 3.3 एंड 3.4 तीनों ग्राफ को उसे क्विक रेफरेंस के लिए यहां देख सकते हैं। सर वेरी यूजफुल, मेनी थैंक्स, कूल बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब एक लेट्स डिस्कस सेक्शन फिर से हमारे सामने है, इसको समझ लेते हैं।
श्योर सर, 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल पॉवर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको समझ आएगा कि दुनिया भर में गरीबी की क्या ट्रेंड्स रहे हैं और क्यों कुछ देश ज़्यादा सफल हैं और कुछ इसे कम करने में फेल हो रहे हैं। सर मैं पढ़ दूं? ज़रूर बेटा। क्वेश्चन 1, वेयर हैव द प्रॉपर्टी रेशियोज डिक्लाइन? कहाँ कहाँ पॉवर्टी रेशियोज सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुई हैं? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। देखो, पॉवर्टी रेशियोज सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाते हैं ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन में, खासकर चाइना में, साउथ एशिया में जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और लैटिन अमेरिका में मॉडरेट डिक्लाइन हुआ है। यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हुई, लोगों को बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, इसलिए कम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह गए। तो मतलब जहाँ विकास और एजुकेशन दोनों तेजी से बढ़े वहाँ पॉवर्टी कम हुई। यही ग्रोथ प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बच्चों। वेरी नाइस सर, समझ गया? हाँ सर, मैं भी समझ गई। गुड। सर ये वाला मैं पढ़ दूं? हाँ बेटा। विच एरिया ऑफ द ग्लोब हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर? दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस रीजन में मिलते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। सब सहारन अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ग्राफ 3.4 के हिसाब से 2030 तक लगभग 9 में से 10 गरीब लोग इसी रीजन में होंगे। यहाँ पॉवर्टी रिडक्शन बहुत स्लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ज्यादा। सर मतलब एशिया के कुछ पार्ट्स ने प्रोग्रेस कर ली पर अफ्रीका अभी भी पीछे है। बिल्कुल बेटा, यही दिखाता है कि ग्लोबल पॉवर्टी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सर ये वाला मैं पढ़ दूं? क्यों नहीं, गो अहेड। क्वेश्चन 3, व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस? सर मतलब सब देश एक ही पॉवर्टी लाइन क्यों यूज नहीं करते? $2.15 वाला वर्ल्ड बैंक का। बहुत शार्प क्वेश्चन है बच्चे। सुपर। हर देश के लिविंग कॉस्ट, इनकम लेवल और एसेंशियल गुड्स के दाम अलग होते हैं, इसलिए हर कंट्री अपनी नेशनल पॉवर्टी लाइन फिक्स करती है जो उसके लोकल कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। तो एक ही फिगर सब पे अप्लाई करना अनफेयर होगा, राइट? हाँ सर बिल्कुल। जहाँ एक कप चाय 10 रुपए की है और कहीं 50 रुपए की, वहाँ पॉवर्टी मेजरमेंट अलग ही होगा। समझ गए सर? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ओके सर। पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज के बारे में, जिसे पूरी दुनिया 2030 तक एक बेहतर, समृद्ध और सस्टेनेबल प्लैनेट बनाना चाहती है। सर ये एसडीजीज क्या होते हैं? व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सर ये मैं बता दूं? श्योर बेटा। एसडीजीज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में अडॉप्ट किए गए 17 ग्लोबल गोल्स को कहते हैं। इनका मेन एम है पॉवर्टी खत्म करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना और सबके लिए प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना बाय 2030। अरे वाह, वेरी नाइस बेटा। और पॉवर्टी से रिलेटेड कौन सा गोल है सर? व्हाट इज द मेन गोल रिलेटेड टू पॉवर्टी? बहुत अच्छा सवाल बच्चों। ये है गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी। इसका टारगेट है 2030 तक दुनिया भर में आधे से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो या बच्चे हो। वाओ सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गोल्स पे काम करने वाली बॉडी है। यकीनन बच्चों। सर इन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन काम करता है? हु वर्क्स टू अचीव दीज गोल्स? यूनाइटेड नेशंस खुद लीड करता है, लेकिन उसके साथ मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी मिलकर काम करती हैं। हर नेशन अपने लेवल पर पॉलिसीज बनाता है। गॉट इट सर। सर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ग्लोबल इशू है बेटा। डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों को मिलकर काम करना होता है। डेवलप्ड नेशंस को डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल एड के थ्रू, टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में हेल्प। सिर्फ तभी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और क्लाइमेट क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ओके सर। और सर इंडिया का रोल क्या है नो पॉवर्टी गोल अचीव करने में? हाउ डज इंडिया कंट्रीब्यूट टू एसडीजी 1? बहुत बढ़िया बेटा। इंडिया ने पॉवर्टी कम करने में काफी प्रोग्रेस दिखाई है। स्कीम्स जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, मनरेगा और पोषण अभियान ने मिलियंस
ऑफ लोगों को अपलिफ्ट किया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया भी 2030 तक गोल 1 अचीव करने के लिए कमिटेड है। इंडिया का कमिटमेंट देखकर सर मेरा तो दिल गर्व और रिस्पेक्ट से भर गया। हाँ सर, हमारा देश इन लोगों को गरीबी से निकालने के लिए कितना कुछ कर रहा है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। आगे आप अभी और भी जानोगे बच्चों। वाह सर, थैंक यू सर, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, अब यहाँ आप 30 SDGs की नेम विद देयर डिजाइन लोगो देख सकते हैं बच्चों। सर बड़े इंप्रेसिव हैं यकीनन बच्चों। और फिर एक DIY एक्टिविटी भी दी हुई है जो कि एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाने के लिए है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक सैंपल फॉर्मेट भी ऐड कर दे रहा हूं दैट विल हेल्प यू व्हाइल क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने प्रोजेक्ट ब्रीफ 1 लाइन, हाउ टू गैदर इंफॉर्मेशन विथ क्विक चेकलिस्ट, रिपोर्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जो कि मैं रिकमेंड करता हूं, तीनों ही आपके स्क्रीन पर अटैच कर दिए हैं। आप इनको देखकर रेफर करके अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं, अगर आपके टीचर आपको कहें या अगर आपका मन करे, दोनों ही केसेस में। आगे आपके लिए मैंने अ सैंपल टू हेल्प SDG 1 नो पॉवर्टी भी देखो अटैच किया है। प्रेजेंटेशन एंड लेंथ गाइडलाइन भी मैंने आपको दे दी है और साथ में आपको मैंने फाइनल टिप्स भी दे दी हैं। ये सब मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। अगर आपको ये प्रोजेक्ट करना है तो अब आप इसे समझकर बड़े आसानी से अपना प्रोजेक्ट भी बना पाएंगे, इन डिटेल भी और वेरी इंप्रेसिव भी। वाह सर, थैंक यू। यस सर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। प्लेजर इज ऑल माइन बच्चों। अब अगला टॉपिक है बच्चों, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब इसे समझते हैं, इंडिया में पॉवर्टी के मेन कॉजेस क्या रहे हैं, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। सर, हिस्ट्री से पॉवर्टी का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया? बहुत गहरा सवाल पूछा बेटा आपने। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट सब तबाह कर दिए गए थे। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई और लोग बेरोजगार हो गए, इसीलिए पॉवर्टी डीपली रूटेड है इंडिया में। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी जॉब्स क्यों नहीं बढ़े सर? क्योंकि 1950 टू 80 तक इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी और पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही थी। इस कॉम्बिनेशन से इनकम कम और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। सर, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ फर्क डाला क्या? हाँ बेटा, काफी, पर लिमिटेड एरियाज तक। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में नई जॉब्स बनी, पर पूरे इंडिया तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाया। सर, शहरों के गरीब लोग का क्या हाल है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्बन पुअर? अर्बन पुअर लोग मोस्टली इनफॉर्मल जॉब्स में काम करते थे, जैसे रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स। इनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती और ये स्लम्स में रहते हैं जहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती। व्हाट कॉजेज इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया? सर, अमीर और गरीब के बीच गैप इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि लैंड और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास बहुत जमीन है जबकि ज्यादा लोगों के पास कुछ भी नहीं। समझ गए सर? व्हाई डिड लैंड रिफॉर्म्स फेल? सर, लैंड रिफॉर्म से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी ना? बिल्कुल बेटा, पर अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन वीक रही। स्टेट गवर्नमेंट्स ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली नहीं किया, इसलिए इनइक्वालिटी बनी रही। सर, व्हाट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इंक्रीज पॉवर्टी? कौन सी सामाजिक वजह होती हैं गरीबी को बढ़ाने की? हाँ बेटा, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इंक्रीजेस पॉवर्टी। कई लोग सोशल प्रेशर में शादी विवाह और त्योहारों पे ज्यादा पैसा उड़ा देते हैं, इससे उनका इनकम वेस्ट होता है और पॉवर्टी साइकिल चलती रहती है। हाँ सर, आई सी अ लॉट ऑफ क्रैकर्स बर्न्ड इन द नेम ऑफ एंजॉयमेंट ड्यूरिंग दिवाली एंड छठ पूजा। ये अगर थोड़े थोड़े जलाएं या ग्रीन क्रैकर्स जलाएं तो पैसे का वैल्यू होगा, बट सर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग इन्हें जलाते हैं जिसमें बहुत पैसा भी लगता होगा, और तो और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, वेरी ट्रू। सर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनडेप्टनेस इन पॉवर्टी? गरीब लोग कर्ज में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनके पास इमरजेंसी के टाइम की सेविंग्स नहीं होती बच्चों। वो पैसा उधार लेके देते हैं खेती के लिए या लेते हैं खुद खेती करने के लिए, दवा लाने के लिए, शादी के लिए,
और जब रीपे नहीं कर पाते तो कर्ज उन्हें और गरीब बनाता चला जाता है। इसी को हम डेट ट्रैप बोलते हैं। सो सैड सर। इसीलिए अगर वो पढ़े लिखे होते तो सेविंग्स की वैल्यू समझते, लोन बैंक से लेने लायक होते और इस कदर बड़े इंटरेस्ट के कर्ज में नहीं फंसते। वाह बेटा, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सर। अब आपके सामने एक और लेट्स डिस्कस सेक्शन दिया हुआ है, इसे भी समझ लेते हैं। श्योर सर। विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू? बच्चों, ये फैमिली शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप से बिलोंग करती है और आर्थिक रूप से कमजोर है। इनका मेन जीवन निर्वाह रोज की मजदूरी वाले काम, डेली वेज लेबर पे डिपेंड करता है। कभी काम मिलता है तो थोड़ा पैसा आ जाता है, नहीं तो मुश्किल दिन काटने पड़ते हैं। हु आर द अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली? इस परिवार में पिता और माँ दोनों ही मेन अर्निंग मेंबर्स हैं। दोनों दिन भर मजदूरी करते हैं ताकि घर का खर्च चल सके। कभी कभी बड़ा बेटा भी छोटी मोटी नौकरी या काम करके घर के इनकम में मदद कर देता है। What is the condition of the old people in the family? बूढ़े दादा दादी या नाना नानी कमजोर हैं और ज्यादातर घर पर ही रहते हैं। उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है और वो खाना, दवाई और देखभाल के लिए पूरी तरह परिवार पर निर्भर है। परिवार उनकी सेवा करने की पूरी कोशिश करता है, पर गरीबी के कारण उनके लिए हर चीज पूरी कर पाना मुश्किल होता है। Are all the children, both boys and girls, attending schools? सर, इसका आंसर मैं बता दूं? श्योर बेटा। जवाब नहीं में है सर। ओके। सिर्फ छोटे बच्चे ही पास के सरकारी स्कूल जाते हैं। बड़ी बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसे माँ के साथ घर का काम और छोटे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता है। ये गरीबी का एक दर्दनाक पहलू है सर, जहाँ लड़कियों को अक्सर अपने सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। वाह बेटा, बहुत बढ़िया समझाया आपने। सर तो हो जाए बच्चों। ओके ओके। और बच्चों, ऐसे परिवारों की कहानी हमें याद दिलाती है कि गरीबी सिर्फ इनकम का इशू नहीं, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या है। अगर हम सब मिलकर इन लोगों को मौका दें तो ये भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, गरीबी हटाओ नीति। सर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा, हम समझेंगे कि भारत ने गरीबी से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए और किस तरह आर्थिक विकास ने इसमें मदद की। सर, भारत की विकास नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा आपने। आजादी के बाद से ही भारत की एक सबसे बड़ा लक्ष्य था गरीबी हटाओ, यानी पॉवर्टी को दूर करना। सरकार चाहती थी कि हर नागरिक को रोज रोटी, शिक्षा और सम्मान मिल सके। सर, आज की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी किस दो बातों पर आधारित है? ऑन व्हाट टू फैक्टर्स इज द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी बेस्ड? बेटा, आज भारत की गरीबी हटाने की योजना दो मुख्य पिलर्स पर टिकी है। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रचार, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जिससे गरीब लोगों को सीधा फायदा मिलता है, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पीएम आवास योजना और पीएम गरीब कल्याण योजना। नरेगा एंड मनरेगा आर द सेम और डिफरेंट? सर, बेटा, नरेगा एंड मनरेगा बोथ आर सेम। नरेगा ओरिजिनल नेम है बच्चों, और मनरेगा या मगनरेगा इज द करंट ऑफिशियल नेम। नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 2 अक्टूबर 2009 के दिन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मगनरेगा के रूप में रीनेम कर दिया गया था। ये बदलाव महात्मा गांधी जी के नाम से जोड़कर उनके श्रम और सम्मान के विचारों को सम्मान देने के लिए किया गया था। ओह, गॉट इट सर, समझ आ गया सर। ओके सर, ओके बच्चों। सर, 1980 के पहले गरीबी और इनकम का ट्रेंड कैसा होगा? 1950 से लेकर 1980 तक भारत में पर कैपिटा इनकम में बहुत कम वृद्धि हुई, मतलब बहुत कम एडिशन हुई। गरीबी का स्तर लगभग 45% के आसपास बना रहा, यानी आर्थिक विकास था लेकिन बहुत स्लो, और उससे आम आदमी तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा था। सर, फिर भारत की इकोनॉमी कब तेजी से बढ़ने लगी? 1980 के बाद से भारत का विकास दर, ग्रोथ रेट बढ़ने लगा।
1970s में जहां ग्रोथ 3.5% थी, वहीं 1980 और 1990s में 6% तक पहुंच गई और 2000 से 2020 के बीच में भारत ने रिकॉर्ड आर्थिक विकास देखा। सर, आर्थिक विकास का गरीबी घटाने से क्या रिश्ता हुआ? हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्ड विद पॉवर्टी रिडक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट है ये। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है और सरकार के पास एजुकेशन और हेल्थ का खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा आता है। इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं कि उसमें होता है और गरीबी कम होती है। मतलब इन चीज़ों के होने से ह्यूमन डेवलप होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, गरीबी कम होने लग जाती है। यही नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ से लड़कियों की शिक्षा रेस जैसे रिफॉर्म्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके सर, वाई इज एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ इंपॉर्टेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन? बहुत सही सवाल बेटा। भारत के अधिकतर गरीब लोग गांव में रहते हैं और कृषि एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। अगर खेती में विकास धीरे धीरे होगा तो उनकी आय भी धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए अगर हम गरीबी कम करना चाहते हैं तो कृषि विकास को तेज करना बहुत जरूरी है। सर, जब आर्थिक विकास हो रहा है तो फिर अलग से एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम की जरूरत क्यों है? वाई आर देन टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स नीडेड? वाह, ये तो सोचने वाला सवाल है बच्चों। देखो बेटा, सभी गरीब लोग आर्थिक विकास का बराबर फायदा नहीं उठा पाते। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, जैसे लैंडलेस मजदूर, वुमेन और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के लोग। इसलिए उनके लिए टारगेटेड प्रोग्राम्स बनाना जरूरी है ताकि उन तक सीधी मदद पहुंच सके। तो बेटा, गरीबी से लड़ना सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये एक मानविक जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी भी है। मतलब सर, जब तक हर घर में रोशनी नहीं पहुंचती तब तक विकास अधूरा है। वाह बेटा, शाबाश। सर, ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान पीएम पोषण क्या है? बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका एम है बच्चों की न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना और स्कूल एनरोलमेंट और रिटेंशन को इम्प्रूव करना। ये स्कीम क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को कवर करती है, सरकारी और एडेड स्कूल्स में। इसका मेन मकसद है गरीब बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और उनकी सेहत और पढ़ाई दोनों सुधारना। ग्रेट स्कीम सर। यस इट इज बच्चों। अब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सर, ये अभियान क्या करता है? ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई है, जिसके गोल था प्रेग्नेंट वुमेन को क्वालिटी एंटीनेटल केयर देना ताकि मैटरनल और इन्फेंट मैच्योरिटी कम हो, मोर्टेलिटी कम हो। हर महीने की 9 तारीख को ये सर्विसेज दी जाती हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मिलकर के इसे देते हैं। अमेजिंग सर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आपने पढ़ा दिया। यस बच्चों। सर, प्रधानमंत्री मंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का तो मैंने पेट्रोल पंप और टीवी एड पर भी देखा है एडवर्टीजमेंट। करेक्ट बेटा। ये भी 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसका काम है गरीब घरों को फ्री LPG कनेक्शंस देना, खासकर गांवों में महिलाओं को। ये स्मोक फ्री किचन प्रमोट करती है जिससे महिलाओं की हेल्थ सुधरती है और इनका एम्पावरमेंट भी बढ़ता है क्योंकि कनेक्शन उनके नाम पर दिया जाता है। सर, PMUY इन्वायरमेंट और सोसाइटी दोनों में कैसे मदद करता है? बहुत अच्छा सवाल बेटा। ये लकड़ी और काउडंग जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल्स की जगह LPG यूज करने को बढ़ावा देता है, जिससे डिफॉरेस्टेशन और कार्बन एमिशन दोनों कम होता है। इसके अलावा महिला के समय बचता है और वो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले पाती हैं। अनदर वंडरफुल स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट सर। टीवी में काफी प्रचार, काफी एडवर्टीजमेंट देखा है। करेक्ट बेटा। ये भी 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसका एम है गरीब घरों को फ्री LPG कनेक्शन देना, खासकर गांव में महिलाओं को। ये स्मोक फ्री किचन्स प्रमोट करती हैं जिससे महिलाओं की हेल्थ सुधरती है और उनका एम्पावरमेंट भी बढ़ता है क्योंकि कनेक्शन उनके नाम पर दिया जाता है। सर, PMUY इन्वायरमेंट और सोसाइटी दोनों में कैसे मदद करता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटा आपने। ये लकड़ी और काउडंग जैसी ट्रेडिशनल फ्यूल्स की जगह LPG यूज करने को बढ़ावा देता है जिससे डिफॉरेस्टेशन
और कार्बन एमिशन दोनों कम होते हैं। इसके अलावा महिलाओं का समय बचता है और वो सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा ले पाती हैं। अनदर वंडरफुल स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट सर। ट्रू बेटा, इट इज। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द चैलेंजेस अहेड। व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सर मैं बता दूं, हाँ बेटा, आज इंडिया में पॉवर्टी काफी हद तक कम हुई है, लेकिन गरीबी मिटाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मतलब प्रोग्रेस तो हुई है पर जर्नी अभी बाकी है। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी। सर ये मैं ओके बेटा, आप बता दो। सर गरीबी का लेवल हर जगह एक जैसा नहीं है। रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा है जबकि अर्बन एरियाज में थोड़ी कम। स्टेट्स के बीच भी बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। वेरी नाइस। हु दैट इज द वल्नरेबल ग्रुप। सर मैं बताऊं, हाँ बेटा श्योर। सम सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स ज्यादा पॉवर्टी के शिकार हैं, जैसे स्केड्यूल्ड कास्ट एससीज, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये ग्रुप्स अभी भी मोस्ट वल्नरेबल हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज दोनों लिमिटेड हैं। बहुत खूब बेटा। अब हम समझेंगे हाउ, मतलब वेज टू रिड्यूस पॉवर्टी। सर कैन वी गेस, व्हाई नॉट, श्योर। पॉवर्टी को और कम करने के लिए कुछ की स्टेप्स जरूरी हैं। सर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। सर एजुकेशन सबके लिए यूनिवर्सल बनाना। सर मैं बोलूं, हाँ बेटा। सर पॉपुलेशन कंट्रोल, ओके। सर वुमेन और वीकर सेक्शंस का एम्पावरमेंट। वेरी गुड। सर लोग कहते हैं कि इनकम बेस्ड पॉवर्टी डेफिनेशन लिमिटेड है, कैसे। बिल्कुल बेटा, ये सिर्फ बेसिक रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है। ये एजुकेशन, हेल्थ और डिग्निटी जैसे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करती। इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि पॉवर्टी को ब्रॉडर सेंस में समझना चाहिए। नोटेड सर, समझ गई सर। अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि हमें ह्यूमन पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, जिसमें शामिल है एजुकेशन और हेल्थ की कमी, जॉब सिक्योरिटी का लैक, शेल्टर और सोशल इक्वालिटी की डेफिशिएंसी। एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी के कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं। सर ये हम बता दें, श्योर बच्चों। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। सर कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ओके। सर चाइल्ड लेबर जैसे सोशल इविल्स का जारी रहना। व्हाट एन इंटेलिजेंट क्लास इट इज। सुपर्ब आंसर बेटा। नाउ हाउ डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी चेंजेस विद डेवलपमेंट। सर ये मैं बताऊंगी, ओके बेटा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, तो पॉवर्टी का मतलब भी समय के साथ इवॉल्व होता जाता है। परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। एमपीआई जो नीति आयोग ने बनाया है, ये दिखाता है बच्चों इंडिया में मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की संख्या कम हुई है। एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग कंडीशंस में स्टेडी इंप्रूवमेंट आया है। वाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्लाइंड। ये डिक्लाइन हुआ है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और टारगेट प्रोग्राम्स की वजह से, जैसे स्कीम्स जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस करती हैं। ग्रेट सर, समझ आ गया पूरा का पूरा। हाँ सर, मज़ा भी बहुत आया। बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे भी आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा। और बच्चों ये सब एफर्ट्स से मिलकर इंडिया को गरीबी मुक्त भारत बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। वाह सर, मतलब डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन डिग्निटी भी बढ़ रही है। दोस्त बिल्कुल सही कहा तुमने, यही है नए भारत का सपना। वाह बेटा, इसी बात पर हो जाए बच्चों। हाँ सर, हो जाए। मजा आ गया सर, मजा आ गया। ग्रेट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी। समरी भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। श्योर सर। तो बेटा आज हमने पूरे चैप्टर में क्या समझा, कौन बताएगा एक एक पॉइंट करके। सर मैं शुरू करता हूँ। ओके बेटा, हमने जाना कि पॉवर्टी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक इनकम बेस्ड और दूसरा मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल सही। और बताओ
हमारा MPI नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने बनाया था? सर ये नीति आयोग ने बनाया था। UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और MPI ने क्या दिखाया? सर इसने दिखाया कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफी कम हुई है और स्टेट्स जैसे केरला और तमिलनाडु ने तो पॉवर्टी को 10% से नीचे ला दिया। लेकिन सर कुछ स्टेट जैसे बिहार, यूपी, MP और राजस्थान को अभी और मेहनत करनी है। बिल्कुल ठीक कहा। ये इम्प्रूवमेंट 2005 से 6 से 2019 से 21 के बीच हुए। गवर्नमेंट के टारगेटेड प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस के कारण। मतलब सर अब इंडिया गरीबी से निकलकर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली बेटा, यही है हमारे गरीबी मुक्त समृद्ध भारत का सपना। वाओ सर, वंडरफुल। मेनी थैंक्स फॉर सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। प्लेजर इज ऑल माइन बच्चों। और सर हर बार की तरह एंड में कुछ पंक्तियां मैं फिर से कह दूं? जरूर बच्चे, इरशाद। गरीबी है एक श्राप जिसको मिटा सकते हैं मिलकर केवल हम और आप। सरकार की योजनाओं से बदला देश, दिला रहा हर मोड़ पे ग्रोथ का खिताब। उज्ज्वला ने रोशन किए घर, पोषण ने भूख भगाई, मनरेगा ने रोजगार देकर हर हाथ को पहचान दिलाई। अब भारत सिर्फ बदल नहीं रहा, कदम से कदम मिलाकर दुनिया को भी रोशन कर रहा। SDG के सफर पर चलकर इंसानियत का पैगाम दे रहा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत बच्चों। हाँ सर, जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों, चैप्टर एंड करते हुए जैसा मुझे आपके फीडबैक से ऑलरेडी लग ही रहा है, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाय कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।